जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके कल एग्जाम होने वाले हैं, यानी 28 मई 2025 को। किसका एग्जाम होगा गुरुजी? तो बीए फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम होगा सोशियोलॉजी का, यानी समाजशास्त्र का। पेपर कोड है SOC 203। इस क्लास में क्या है गुरुजी? तो पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है, 2024 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो पहले कौन देखेंगे? पहले हम लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर पहले नहीं देखेंगे 2023 वाला क्वेश्चन पेपर समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, चले तो पहले हम लोग 2024 वाला क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे, फिर 2023 का। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले देखिए, क्लास को लाने में थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देरी क्यों गुरुजी? क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं इसको किताब से मिलाना पड़ता है। गूगल से मिला करके मैं कल ही आपको इसका आंसर दे दिया होता, दोनों क्वेश्चन पेपर का। किताबों से भी मिलाना पड़ता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं पेपर कोड, ईयर, सोशोलॉजी, बीए फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन देखें आप लोगों का क्या पूछा गया है। एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है। तो एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान, तो एजेंडा 21 जो है आपका 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। अच्छा, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, कई जगह आंसर आपको गलत बताए गए हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा इस क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग खुद इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पाई जाती है। आमतौर पर पाई जाती है किस देशों में ये पाया जाता है? विकसित देशों में, अविकसित देशों में या विकासशील देशों में? तो बहुत बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए, पूंजी की कमी नहीं होती। हमारा देश भारत जापान को इकोनॉमी में छोड़ करके चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। यानी जो विकासशील देश होते हैं ये प्रोसेस पर होते हैं, डेवलपमेंट की तरह धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। एक्चुअल में अगर कमी होती है तो वो अविकसित देशों में होती है। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जो है यहाँ पर आपको पूंजी की कमी मिलेगी, तकनीकी पिछड़ापन मिलेगा, अब बेरोजगारी मिलेगी, जैसे पाकिस्तान में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, बेरोजगारी ये अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में होते हैं, अविकसित देशों में। ठीक है, विकासशील देशों में क्या होता है? पूंजी की जो पूंजी है और जो तकनीकी पिछड़ापन है, जो बेरोजगारी, ये धीरे धीरे प्रोसेस पर होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ एक्चुअल में कमी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है? तो देखें, इसमें जो हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये विकसित देशों में होता है। ठीक है, विकासशील देशों में नहीं होता है, तो ये विशेषता नहीं है किसकी? विकासशील देशों की। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखें, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा। UNDP का फुल फॉर्म और UNDP की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं तुरंत उसके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चे देख पाएँ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ज़रूर इस क्वेश्चन को लेकर के आप लोग चर्चा जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, 100% भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चौथे का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये इकोनॉमी में भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जो इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ये क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिक्सड इकोनॉमी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह था जिसकी समय सीमा थी, इसकी समय सीमा 2015 तक थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। IMR स्टैंड फॉर, IMR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। IMR का फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, शिशु मृत्यु दर अनुपात IMR का फुल फॉर्म है। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, ये हिंदी में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको याद करना है। ठीक है ना, चले ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई का फुल फॉर्म होता है, पूछेगा तो याद रखिएगा। ठीक है, तो एसडीआई मानव विकास सूचकांक जो है तैयार करने का आधार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक एसडीआई तैयार करने का आधार नहीं है? देखें, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो लिटरेसी रेट है, ये तीनों आपके एसडीआई का मानव विकास का ये आधार होते हैं तैयार करने का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने का आधार होते हैं ये तीनों। ठीक है, बाकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, ये आपका एसडीआई का आधार नहीं है, ये एसडीआई को तैयार करने का आधार नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए, क्लास में थोड़ा लेट तो लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक एसडीआई का घटक है? एसडीआई का घटक कौन है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। ठीक है, ये तीनों आपके क्या हैं? मानव विकास सूचकांक एसडीआई के ये तीनों आपके घटक हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, नियोक्ता यानी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, कौन सा सेक्टर है भारत में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? जो प्राथमिक क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है भारत में। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, पूछा जा रहा है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देशों की तुलना करती है। किस चीज़ की तुलना करती है? स्वास्थ्य स्थिति की तुलना करती है, प्रति व्यक्ति आय और लोगों का शैक्षिक स्तर। ठीक है, एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपुल। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास, ठीक है, मानव विकास जो रिपोर्ट है, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय और लोगों का शैक्षिक स्तर के आधार पर देशों की तुलना करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है? विकसित राष्ट्र का सूचक क्या है? साक्षरता का उच्च स्तर होता है, यानी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम मृत्यु दर होती है, प्रति व्यक्ति उच्च आय, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम है वो हाई होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर हो गया? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? साइबर अपराध का प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए, डाटा चोरी करना साइबर अपराध है, जालसाजी, ठीक है, ये भी आपका साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। डाटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये आपका जो है साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। ठीक है, चलिए, देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि रोस्टो के विकास के चरणों में पाँचवें चरण में मुख्य रूप से शामिल है। तो पाँचवें चरण में इनमें से कोई नहीं शामिल है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा जा रहा है? रोस्टो के विकास के चरणों में कितने चरण हैं? रोस्टो के विकास के चरण में कितने चरण हैं? 5 चरण हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे, आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या द्वारा की जाती है। किसके द्वारा आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इन सभी के द्वारा आर्थिक समृद्धि की व्याख्या की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलें, अच्छा, यहाँ पर भी देख लेंगे, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेनेड बाय, ये सभी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा गया है, आईटीए सन 2000 का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्लियर हो गया? चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है आपसे, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 2000 में आईटी अधिनियम अस्तित्व में आया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। आप लोगों से पूछा गया है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ था 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। हालांकि 5 जुलाई दिया हुआ है, फिर भी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखें ऑप्शन में हम लोग देखें ये माइनस मार्किंग है नहीं, हम लोग इसे छोड़ सकते नहीं हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और 100% यूनिवर्सिटी भी इसे करेक्ट ही मानी होगी, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो। ठीक है, तो 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम आपका लागू हुआ था। हो सकता है इस बार अगर क्वेश्चन आए तो 1 जुलाई 1961 दे। अगर मैं 5 जुलाई आपको पढ़ा देता, आपको 1 जुलाई पता ही नहीं है, तो कहते गुरुजी गलत हो गया। इसीलिए दोनों आपको मैंने बता दिया, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चले देखते हैं कौन सा कथन सही है। दहेज प्रथा एकल परिवार में सामान्य है, गलत है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य है, ये भी आपका कथन जो है गलत है। ठीक है। दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये बिल्कुल कथन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्षण नहीं है। तो इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ये आपका सतत विकास का लक्षण नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। बाकी समावेशी विकास, विकास में विवेकशीलता और पर्यावरण की गुणवत्ता, ये तीनों आपके सतत विकास के लक्षण हैं। ठीक है, जो है वो भी बता रहे हैं, जो नहीं है वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में कहा गया है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। ये जो स्टेटमेंट है ये इमाइल दुर्खिम ने दिया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है। इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो इमाइल दुर्खिम दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि सामाजिक तथ्य की अवधारणा इमाइल दुर्खिम ने दी है, लेकिन असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में जो विवेचित किया गया है वो आंद्रे बेतेई के द्वारा किया गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है। लुई ड्यूमा ने किया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दिखाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, आपसे क्या पूछा गया है, साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है। साइबर अपराध के लिए किस समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स अपराध शब्द का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, साइबर अपराध की प्रकृति होती है। साइबर अपराध की प्रकृति जो है एनोनाइमस होती है, अज्ञात होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, जाति एक बंद वर्ग है, यह स्टेटमेंट मजुमदार और मदान ने दिया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, कास्ट क्लास एंड पावर क्या है। कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक जो है आंद्रे बेतेई के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है। मादक द्रव्य व्यसन, अच्छा मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं तो कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी आंसर गलत है तो मैं क्या करूं। आप हमसे क्लियर करिए, आपको पैसा थोड़ी ना देना है, मैं आपसे पैसा नहीं लेता हूं। ठीक है, किसी भी चीज़ का पीडीएफ नोट्स क्लास किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लेता हूं। डाउट सेशन का भी आपसे पैसा मैं नहीं लूँगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप हमको व्हाट्सअप करिए कि गुरुजी इस क्वेश्चन में डाउट है समझा दीजिए, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे और कहेंगे गुरुजी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दीजिए। आप लोगों के सीनियर ने क्वेश्चन पेपर भेजा है, 5th सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर जो सोशियोलॉजी का है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं, आपसे जो छोटे हैं, उनको भी जब वो 4th सेमेस्टर में आए तो क्वेश्चन पेपर मिल सके। ठीक है, ये एक फ्री वाली व्यवस्था है, आप एक दूसरे की सहायता करके ही हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, पैसा आपसे किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग जरूर क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है। मादक द्रव्य व्यसन ये आपकी विचलन अभिमुखी समस्या है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। हैकिंग, फिशिंग और स्पूफिंग ये क्या है। ये तीनों आपके साइबर अपराध है। हाईजैकिंग क्या है, ये आपका आतंकवादी अपराध है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका रहा। हाईजैकिंग क्या है, आतंकवादी अपराध है। क्या करते हैं आतंकवादी, कहीं जहाज हाईजैक कर लेंगे, कहीं ट्रेन हाईजैक कर लेंगे, कहीं बस हाईजैक कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का प्रयोग होता है। तो साइबर अपराधों में मुख्य रूप से
तो मुख्य रूप से आपका मोबाइल फ़ोन का, कंप्यूटर का और कॉम्पैक्ट डिस्क का, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से प्रयोग होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर पूछा गया है, भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन 2000 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है? तो तीसरा चरण है स्वस्फूर्ति की दशा। सी ऑप्शन आपका राइट है, टेक ऑफ स्टेज। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 36 नंबर। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, श्वेतपोश अपराध सम्मानित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? सदरलैंड ने। ए ऑप्शन आपका राइट है 36 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, 37 नंबर पूछा गया है कि किस विचारक ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की? इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद करिएगा। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा ये किसके द्वारा दिया गया है? सदरलैंड के द्वारा। ठीक है, कम समय में अच्छे से याद करना है तो ध्यान रखेंगे, ओएमआर शीट पर गोला लगा देना है। ठीक है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दी? सदरलैंड ने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, किस विचारक ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? क्या कह रहा है? विभेदक साहचर्य का सिद्धांत। ठीक है, विभेदक साहचर्य का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? सदरलैंड ने। विभेदक साहचर्य सिद्धांत सदरलैंड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्न कारणों से विचलन घटित होता है। किसके कारण विचलन घटित होता है? दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण आपका सामाजिक विचलन घटित होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, व्यवहार का प्रत्येक वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहते हैं, उसे विचलन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? इमाइल दुर्खिम ने किया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? क्या कह रहा है? विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण किसने प्रस्तुत किया है? सिगमंड फ्रायड ने प्रस्तुत किया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पूछा गया, किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है? अपराधी जन्मजात होते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कहा है लैम्ब्रोसो ने। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, यही सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था 2023 में। लगभग 90% बच्चे गलत थे, क्योंकि गूगल ही उसका आंसर गलत बता रहा था, और जो पढ़ाया गया है वो भी गलत ही पढ़ाया गया। ठीक है, तो अभी 2023 वाला क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। तो अपराधी जन्मजात होते हैं, ये लैम्ब्रोसो ने कहा है, और अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, ये किसने कहा है? तो अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, भारत में किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था सन 2000 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्या भारत में किशोर न्याय, ठीक है, अधिनियम कब लाया गया? सन 2000 में। चलिए क्लियर हो गया। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं? अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं, किसने कहा है? सदरलैंड ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। अच्छा, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। देखें, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है। किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं? लैम्ब्रोसो ने कहा है। किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, ये समाज द्वारा बनाए जाते हैं? सदरलैंड ने कहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, किसने कहा? सदरलैंड ने। अपराधी जन्मजात होते हैं, किसने कहा है? लैम्ब्रोसो ने। ठीक है, चलें, इन्हीं के विचारों को सदरलैंड ने आलोचना करते हुए कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है आपके। ठीक है, क्लियर हो गया ना। निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं? बिल्कुल सदरलैंड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर है, भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई? कौशल विकास योजना 2015 में आरंभ की गई थी। बी ऑप्शन राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, संधारणीय विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई। क्या कह रहा है? संधारणीय विकास की अवधारणा ये 1987 में प्रस्तावित की गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। देखिए, भारत में मुस्लिम विवाह यानी विवाह अधिकार संरक्षण यानी मैरिज राइट प्रोटेक्शन एक्ट
अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2019 में। जैसे 3 तलाक का डायरेक्ट आप कह सकते हैं 3 तलाक को कब खत्म किया गया था? 2019 में। मोदी गवर्नमेंट ये लेकर के आई थी, ठीक है, मैरिज राइट प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे क्या होता था, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो पुरुष होते थे महिलाओं से कहते थे 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो उनका तलाक हो जाता था, जीवन उनका व्यर्थ हो जाता था, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाई, मैरिज राइट प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत अब कोई भी तलाक तलाक कह के तलाक नहीं दे पाएगा किसी भी मुस्लिम महिला को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये 2019 में आया था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है आपसे। सन 1953 1953 के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ाने में मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? एंटी नारकोटिक एक्ट पारित किया गया था 1985 में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम लोग 2023 वाला, ठीक है। चलें, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हिकल ने सबसे पहले प्रयोग किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, हमारा क्या पूछा जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। विकास की प्रकृति होती है, विकास की प्रकृति रेखीय होती है, चक्री होती है, समानांतर होती है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इस मैंने बुक में पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ। या तो इसमें देखिए रेखीय आपका करेक्ट हो सकता है, या तो इनमें से कोई नहीं, ए और डी में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे आंसर इसका मिला नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी समाज में अंतर पीढ़ी, अगर किसी को पता होगा तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा। कुछ बच्चे कह देते हैं गुरुजी इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन कैसे मान लिया जाए, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे तभी तो मान लिया जाएगा ना, तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज संक्रमण की दिशा में होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया 2024 वाले में, ठीक है। ये 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है, अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है तीव्र सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, रैपिड सोशल चेंज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है? विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप का वर्गीकरण किसने किया? किसने किया है? एडविन लेमर्ट ने किया है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, मर्टन के अनुसार यानी आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक विचलन का प्रकार नहीं है? परंपरावादिता, पलायनवाद और नवाचार, ये तीनों विचलन के प्रकार हैं। अनुरूपता ये विचलन का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? सामाजिक समस्याओं से कौन, सामाजिक विचलन आपका सामाजिक समस्याओं से संबंधित है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए इसमें 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित है? इसमें जो अपराधी इरादा है ये क्या है? ये तत्व अपराध के कानूनी अवधारणा से संबंधित है। जब आप गूगल करेंगे, अच्छा पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए अपराध की कानूनी अवधारणा, जो लीगल कंसेप्ट ऑफ क्राइम होता है, ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है एक्टस रीनस जिसे शारीरिक क्रिया बोलते हैं, एक होता है मेंस रिया जिसे अपराधी इरादा बोलते हैं। अपराधी इरादा यानी अपराध करने का आपराधिक इरादा या फिर दोषपूर्ण मानसिक स्थिति होता है। इसमें जो अपराधी मानसिकता है, क्रिमिनल मेंटालिटी, ये एक अपराध का तत्व है लेकिन अवधारणा नहीं है। इसमें जो क्रिमिनल इंटेंशन है, ठीक है, जो अपराधी इरादा है, ये एक ऐसा तत्व, ये एक तत्व है, कानून की अवधारणा का एक तत्व है, ठीक है। यानी जो अपराध, जो कानूनी अपराध होता है, इसका एक तत्व है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। कौन सा तत्व कानून की अवधारणा से संबंधित है? क्रिमिनल इंटेंशन, अपराधी इरादा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11 नंबर, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स
पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? एम.जे. सेंथना इनका नाम है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? एम.जे. सेंथना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, विचलन घटित होता है। विचलन घटित होता है, तो जो विचलन है ये घटित होता है दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, क्या पूछा जा रहा है? हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस स्वरूप से संबंधित है? तो यह आपका ब्रह्म विवाह से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित है? अंतर पीढ़ी संघर्ष से कौन संबंधित होता है? पारस्परिक विरोध अंतर पीढ़ी संघर्ष से संबंधित होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नांकित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? तो देखिए, समाज में रहन सहन का स्तर, ये निर्धनता यानी गरीबी का मूल्यांकन करने के लिए, गरीबी को जांचने के लिए, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में समझा जाए तो गरीबी को जांचने के लिए कौन सा मानदंड सही नहीं है? तो समाज में रहन सहन का स्तर कैसा है, गरीबी मापने के लिए ये एक मानदंड सही है। औद्योगिकरण का स्तर क्या है, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ये भी सही है। वस्तुओं की कीमत क्या है, ये गरीबी नापने के लिए ये एक मानदंड सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1985 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। 2023-24 दोनों साल ये आपके एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपराध का विभिन्नतायुक्त साहचर्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसको प्रस्तुत करने वाले हैं सदरलैंड। बी ऑप्शन आपका राइट है। 2023-24 दोनों में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस कथन का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो अपराधी जन्मजात होते हैं, ये लैम्ब्रोसो ने कहा है। अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, समाज द्वारा बनाए जाते हैं, ये सदरलैंड ने कहा है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। 2023 में लगभग 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा, अपराधी जन्मजात होते हैं किसने कहा? लैम्ब्रोसो ने। अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि समाज द्वारा बनाए जाते हैं, सदरलैंड ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह पारित हुआ था सन 2000 में। ए ऑप्शन राइट है। 2 वर्षों में यह भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में निम्नांकित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? जैन, मुसलमान और ईसाई, इन सभी को। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नांकित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा से है? बताइए। बिल्कुल, यह आपका विचलित व्यवहार से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोनों साल आया है आपके 2023-24 में। ठीक है, सजाति असामंजस्य का संबंध है। सजाति असामंजस्य का संबंध आर्थिक भेदभाव से होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया। देखिए, पूछा गया कि समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है? ये भी 2023-24 में आया है, लुई ड्यूमा ने किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें, देखिए, अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका आंसर कुछ और दिखाएगा, इमाइल दुर्खिम दिखाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति इंगित करती है। भारत में जो जाति है ये अंतर्विवाह, परंपरागत व्यवसाय और जन्म आधारित स्तरीकरण को इंगित करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है, सन 1931 की जनगणना में जे.एच. हट्टन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया है? तो इसे बाहरी जाति, ठीक है, बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया था। बाद में इसे अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाने लगा। जब आप इसे गूगल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिखाएगा, क्योंकि बाद में इसे अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के रूप में जाने जाना लगा। लेकिन जो जे.एच. हट्टन है 1931 में दलित जातियों के लिए बाहरी जाति शब्द का प्रयोग किया था। बाद में ये चेंज हुआ था, इसलिए गूगल आपका ऑप्शन नंबर ए बताता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो आपकी जनसंख्या के आकार में कमी है ये एक आर्थिक विकास की दशा से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। वार्षिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, पूंजी का संचय यानी पूंजी जमा करना, नई प्रौद्योगिकी का विकास करना, यह आर्थिक विकास में संबंधित होते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का सामाजिक विधान किस वर्ष पास हुआ? तो यह पास हुआ था 1956 में, 1956। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून
किस वर्ष पारित किया? इतना याद रखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम यह पारित किया गया था आपका वर्ष 2005 में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है 29 नंबर, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवोर्स यानी तलाक। तो तलाक की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? तलाक की स्वीकृति है, मान लीजिए आप तलाक ले रहे हैं तो आपको स्वीकृति है, आपके पत्नी को भी स्वीकार है, आपको भी तलाक स्वीकार है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दिखाता है, लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर पूछेगा कि लेकिन ये पूछा किस में है? भारतीय समाज में जो तलाक है वो किसके अंतर्गत आते हैं? समानता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कैसे गुरुजी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। समता का अधिकार समता के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। ये बात ध्यान रखेंगे, गूगल हर चीज़ आपका सही नहीं बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी है, एशियन ड्रामा पुस्तक को गुरनान मेंडन ने लिखी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। एशियन ड्रामा पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसने लिखा है? वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक को एमैनुअल वालस्टीन ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परनिर्भरता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। परनिर्भरता का सिद्धांत किसने दिया था या फिर इससे कौन संबंधित है? समीर अमीन संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए पूछा गया है, हॉजलिट्स ने उद्यमिता के विकास के लिए किन समूहों को उपयुक्त माना? तो सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूह को माना है इन्होंने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निर्भरता सिद्धांतवादी मानते हैं कि मुक्त बाजार विकास मुख्य रूप से अमीरों की मदद करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। ए ऑप्शन आपका राइट है 35 का। ठीक है, ये तो इकोनॉमी में भी आपको मैं पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है? सतत विकास की रणनीति का भाग कौन सा नहीं है? तो देखें, अच्छा ये क्वेश्चन भी आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ और बताएगा, तो ध्यान रखिएगा। सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है, जैविक कृषि पर अधिक निर्भरता, ये मान लीजिए सतत विकास का रणनीति का भाग है, क्योंकि जैविक कृषि यदि कोई करता है, जैविक कृषि के अंतर्गत ज़्यादा खाद वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, निजी वाहनों में कमी तथा सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा, ये भी करेक्ट है। स्थानीय समुदायों के निवास जलवायु को सुरक्षित करना, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, देखें, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करना तथा भावी पीढ़ी की चिंता करना, ये आपका सतत विकास के लक्ष्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को हमें देखना पड़ता है, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हमें उसके लिए अच्छे से काम करना होता है, उसकी चिंता करना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है? मानव विकास सूचकांक से कौन सी दशा आवश्यक है? लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान में वृद्धि, सम जीवन की दशाएं। ठीक है, ये सभी है, सभ्य जीवन की दशाएं, सभ्य जीवन है, कंडीशन ऑफ सिविलाइजेड लाइफ। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो HDI यानी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित ये नोबेल पुरस्कार मिला है आपको अमर्त्य सेन को। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित अमर्त्य सेन को भारतीय जो नोबेल पुरस्कार है ये कब मिला था? 1998 में मिला था। ठीक है, सन भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG सबके लिए जल और स्वच्छता हेतु सतत प्रबंधन द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित करता है? तो SDG 6 करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थर्ड सेमेस्टर में आपका जो रिजल्ट आया था बहुत ही बेहतर आया था, बिल्कुल फ्री में मैंने पढ़ाया था,
4th सेमेस्टर में भी मैंने एक भी क्लास नहीं करा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ये टीम की गलती है, ठीक है। मैंने सोचा कि मैंने क्लास करा दिया, सिलेबस ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, एक भी क्लास आपका नहीं मैंने करा पाया है और ये टीम की गलती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी 5th सेमेस्टर में ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये मैं खुद चेक करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ के बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जुलाई से मान लीजिए आप लोगों का जो 5th सेमेस्टर की तैयारी है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस बार कोई भी चूक नहीं होने पाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी 4th सेमेस्टर में भी रिजल्ट आपका मैं कामना करता हूँ काफ़ी बेहतर आए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक को W.A. लेविस ने लिखी है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखा कीजिए, मैं वेट करता हूँ। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।